स्टार्ट। चलो, कैपिटल क्या होती? सर किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी हमारे पास होता है उसे कैपिटल कहते हैं। मुझे तो किसी ने नई दिल्ली बताया था। कैपिटल किसी स्टेट का कैपिटल राजधानी होता है, लेकिन अकाउंट्स में कैपिटल ये होती है। डिपेंड करता है कि आप किस टर्म में बात कर रहे हो, ठीक है। अगली जो आपकी थ्योरी होगी आने वाली, वो होगी टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब किस टर्म में बात हो रहा है, उस वर्ड का टर्म उस रिलेटेड में। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो कैपिटल का क्या मतलब होगा? स्टेट। अगर मैं कंप्यूटर्स की अल्फ़ाबेट की बात करूं तब कैपिटल का मतलब क्या होगा? ब्लॉक लेटर्स। अगर कॉमर्स की बात करूं तो जो भाई साहब ने बताया, वो कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, है ना। बिजनेस में लगाने का मतलब क्या हुआ? अगर कोई दुकान लगानी है, कुछ भी आपको ओपन करना है तो कुछ अमाउंट चाहिए होगा, जैसे कि आप वो शॉप खरीदें या रेंट पे लें, उसे सामान लगाएं, वहाँ पर कुछ फर्नीचर लगाएं, एसेट सामग्री लगाएंगे, फिर सामान खरीद के लाएंगे जो बेचने वाला है। तो हर चीज़ को अलग पर्टिकुलर टर्म से बोला करो, ये समझ जाओ। आप बिजनेस में जो ये टेबल चेयर लगी, आप इसको भी सामान कहते हो, ठीक है। जो व्यक्ति वो बेच रहा है उसको भी सामान कहते हो, जो ये सब लगा हुआ है इसको भी सामान कहते हो। कॉमर्स में ये चीज़ें नहीं चलेंगी। कॉमर्स में सबका हर चीज़ का टर्म अलग है, पर्टिकुलर चीज़ को यही बोलते हैं तो यही बोलेंगे, क्योंकि लिखा जाना है। तो गलत लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हर चीज़ कुछ कॉमर्स के टर्म जान लो, कुछ चीज़ें जान लो कि ये किस कैटेगरी में आती है। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा अंग्रेज़ी का, अमन ज़रा शांत रहना, इसका मतलब क्या होता है? दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा? इसका मतलब क्या होता है? कोई भी? अमीशा, गुड्स क्या? और जीएसटी के अलावा गुड्स होता ही नहीं है। तालियां। क्या गलत जवाब दिया। आपने जो कहा है दैट इज गुड, नॉट गुड्स। यहाँ पर और यहाँ पर मीनिंग बहुत डिफरेंट होगी। याद होगा मैम लोग कभी गुड्स नहीं देती थी, वेरी गुड देती थी। अगर आपको बहुत अच्छा बोलना है तो वेरी गुड होता था, गुड्स नहीं होता था। हर चीज़ के आगे एस लगाने से बढ़ नहीं जाता। कैसी वस्तुएं? ये गुड्स है, ये भी वस्तु है ना, ये गुड्स है। एक्सप्लेन। वही तो मैंने कहा, आप लोग हर चीज़ को सामान बोलते हो, तो आपका मतलब गुड्स का मतलब सामान। गुड्स का मतलब वो सामग्री जिसका व्यापार करा जा रहा है ना, वो चीज़ जिसका वो व्यक्ति परचेज या सेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पेन की शॉप डाली, तो मैं ये आपके लिए ये पेन है, मेरे लिए ये गुड्स में गिना जाएगा, क्योंकि मैं इसको खरीदूंगा और फिर बेचूंगा या बनाऊंगा फिर बेचूंगा, तो ये गुड्स की कैटेगरी में आएगा। माल, ठीक है, आसान भाषा में आप माल बोलते हो कि माल आ गया, माल खरीद लिया, माल बेच दिया। तो माल का मतलब गुड्स हुआ यहाँ पर, वो माल जो खरीदा या बेचा जाए जिससे व्यापार चल रहा है, दैट इज़ गुड्स, ठीक है। अगर फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर आ गया माल, और फर्नीचर की शॉप नहीं है, ऐसे ही टेबल चेयर रखा है, वो अलग कैटेगरी में आएगा, ये माल या गुड्स नहीं बोला जाएगा। जो सर दूसरी टर्म पर सेल किया जाए, बाय किया, हाँ वही मैंने आसान भाषा में समझाया कि जिसका हम व्यापार चला सके, जिससे मेरा व्यापार चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर शॉप है तो कंप्यूटर्स मेरे लिए गुड्स हो गए, ठीक है। अब मैं ये बिज़नेस चला रहा हूँ, मान लो, अब मैं इस बिज़नेस में अगर मैं गुड्स को चलो हटा दो, गुड्स को मैं सेल नहीं करता, या मेरी मान लो एक कंप्यूटर की शॉप है तो मैं कंप्यूटर सेल करता हूँ, तो कंप्यूटर्स मेरे लिए गुड्स हो गए। तो ये फर्नीचर वगैरह अगर हम खरीद के लाएं, 4 चेयर हम खरीद के लाएं, तो उसको किस कैटेगरी में डालें भाई? वो तो गुड्स तो है नहीं, वो कहाँ जब जीएसटी में चले गए।
नहीं, हम कह रहे हैं आप कस्टमर को सर्विस देते हैं ना इससे। नहीं, जैसे एक कैटेगरी होती है एसेट में, मोटा मोटा भी समझा रहा हूँ, एसेट्स, ASSETS, एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, ASSET तक होता है एसेट। एस का मतलब है कि बहुत सारी, ठीक है। तो एसेट का मतलब है कि वो चीज़ें जिनको जो बिजनेस में हम अपने खर्चे पर ला रहे हैं और लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, फर्नीचर का क्या काम है भाई, ये यूज़ होने वाला है मेरे बिजनेस में। टेबल हो गई, चेयर हो गई, मशीनरी हो गई, अगर आपने फैक्ट्री डाली है तो मशीन आपकी एसेट हो गई, ठीक है। अगर आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं वो जगह आपकी खुद की है तो वो आपकी एसेट हो गई, संपत्ति। जो भी चीज़ें हैं जिनके आप मालिक हैं और वो लंबे समय तक आपके बिजनेस में आने वाली हैं, वो सब एसेट की कैटेगरी में आती हैं। इसी तरह से चीज़ों को कैटेगरी में रखना सीखो, ठीक है। कैपिटल को हिंदी में क्या कहते हैं अमन? हिंदी नहीं पता, इंग्लिश में पता है। इंग्लिश में तो कैपिटल ही है हिंदी में क्या कहते हैं? याद रखते हैं लेकिन हिंदी नहीं। अगर गूगल पे कैपिटल लिखो तो क्या आएगा हिंदी में? राजधानी आएगी। तो दिखाओ, देखिए, उसका वही आएगी। आप ही बता दीजिए सर। तो बताइए, जैसे टाइम लगेगा। तब तक मैं सर्च कर रहा हूँ, बताइए। जल्दी बताइए, इतना टाइम क्यों लग रहा है सर्च करने में? पूंजी। हाँ, जमा पूंजी। इसमें भी फ़र्क है, बताते हैं अभी। इंटरनेट नहीं चल रहा है। बंद कर दीजिए फिर, ठीक है। सामने गूगल खड़ा है, यहाँ सर्च करिए। पूंजी। जी, क्लियर। पूंजी, आपने पिक्चरों में सुना होगा मेरी जमा पूंजी, सही है, है ना? राजधानी में आ वो सब्सिडियरी में है, सब्सिडियरी में यानी सेकंड ऑप्शन में है। तो एक चीज़ के कई मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे पिग का मतलब क्या होता है? PIG, पिग, सुअर, कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी उठाएंगे तो वहाँ पर पिग का एक और मतलब होता है अ पुलिसमैन। अ पुलिसमैन, अमेरिका में पुलिसमैन को पिग्स भी लिखा जाता है, पिगीज, पिग्स। तो वो सुअर वाला पिग नहीं हुआ। अब उसको किसी को तुम पुलिस वाले को सुअर बोल दो तो एक वर्ड के कई पर्टिकुलर मीनिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो वापस आ जाए अपने कैपिटल पे। आपने जमा पूंजी सुना होगा। जमा पूंजी तो ये सिर्फ पूंजी बोलते हैं, जमा नहीं। कैपिटल का मतलब जमा नहीं है। जीवन भर जो आप पैसा जमा करते हैं उसको सेविंग्स कहा जाता है। आपने बचाया, सेव किया, कुछ अपने वो रखा, तो वो, और जो पैसा आप व्यापार में लगाएंगे बिजनेस शुरू करने में, वो कैपिटल हो गई। जैसे जीवन भर हमने जमा करके कमाया, 10 लाख रुपए बचाया, अब 10 लाख रुपए में से 2 लाख से हम दुकान शुरू कर रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपए कैपिटल कहलाएंगे। 10 लाख जो बचाए हैं वो कैपिटल थोड़ी है, ठीक है। अगला वर्ड आते हैं डेटर। सुना है डेटर्स? क्रेडिटर या डेटर तुमने सुना होगा, कॉमर्स वाले हो। क्रेडिट डेबिट अलग है, क्रेडिटर और डेटर अंग्रेजी के शब्द हैं। हिंदी में बताता हूँ, कंफर्म सुना होगा। लेनदार, देनदार। लेनदार कौन होते हैं, देनदार कौन होते हैं? लेनदार जो उधार लेते हैं, देनदार जो देते हैं। उल्टा है, उल्टा है, उल्टा जो है। पैसा आता है हमारे पास उसको क्रेडिटर के, मतलब जो हमको देता है उसको क्रेडिटर कहते हैं, और जिसको हम देते हैं वो डेबिटर, हम डेबिटर। यहाँ पर लेनदार देनदार की कह रही है, इंग्लिश में बाद में। देखो, आप लोग बिल्कुल सही बताया, लेकिन कस्टमर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। कस्टमर पर्सपेक्टिव मतलब ये है कि जो हमको, आपका कहना है कि जिसको हम देते हैं वो देनदार, जिसको लेते हैं वो लेनदार। आप ब्याज की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं उधार उसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। हमें जिसको पैसा देना है वो हमारा लेनदार हुआ, ठीक है। हम अपने बिजनेस से कनेक्ट करेंगे। अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं तो ये दूसरे से कनेक्ट थोड़ी होगा। अगर हमने लिखा नगद, तो नगद मेरे लिए है। उधार, तो उधार ये मेरे लिए है, सामने वाले के लिए थोड़ी उधार है। वो अपनी बुक में क्या लिख रहा है वो उसका प्रॉब्लम है। सर, वो जो गिव टेस्ट और टेक टेस्ट होता है, उसमें टीचर को बोलेंगे गिव टेस्ट, हम तो बोलते हैं कि हम गिव करें। नहीं, टेक है वहाँ। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही यहाँ पर देनदार और लेनदार का सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लो। हमसे पैसे लेने वाले लेनदार, और हमको पैसे देने वाले देनदार। और कब देने वाले? जब उधारी ले चुके हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अमन से माल उधार खरीद लिया, अपनी दुकान में लगा लिया बेचने के लिए,
तो कल को अमन को मुझे पैसे देने हैं, ठीक है, अमन मेरे से आके पैसे लेगा तो अमन मेरा लेनदार होगा कि ये लेनदार, भाई लेनदार बहुत आ रहे हैं उनको पैसे देने, है ना, देनदार पैसे दें तो लेनदारों को दें। कंफ्यूज मत होना सुनने में, देनदार पैसे दें तो लेनदारों को हम वापस करें, क्योंकि हमने भी तो उधार पे बेचा है। अब मान लो सचिन हमसे उधार ले गया, सचिन पैसे दे ही नहीं रहा, सचिन हो गया देनदार। तो अब अमन से कहेंगे भैया पैसा आ ही नहीं रहा, देनदार पैसे नहीं दे रहे हैं, देनदार दें तो हम तुमको दें। तो देनदार लेनदार का कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर करो, ठीक है, जिससे पैसा लेना बाकी है वो, है ना, वो आपका देनदार है, और जो आपसे लेने वाला है वो लेनदार। इनको अंग्रेजी में कहते हैं डेटर और क्रेडिटर। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे देनदार लेनदार में डेटर किसको बोले और क्रेडिटर किसको बोले। तो क्रेडिटर और डेटर की बहुत सिंपल मैं ट्रिक बता देता हूँ, देसी ट्रिक। डी से डेटर होता है और डी से देनदार होता है, ये दोनों सेम है। देनदार मतलब डेटर और लेनदार क्रेडिटर, ठीक है। और डेटर की स्पेलिंग सुन लो, डेबिटर लिखा जाता है, पढ़ा डेटर जाता है, बी साइलेंट रहेगा, ठीक है। क्रेडिटर की स्पेलिंग नॉर्मल है, क्रेडिट लिखिए OR लगा दीजिए, TOR, ठीक है। तो क्रेडिटर और डेटर ये दो शब्द काफ़ी आएंगे आगे जब आप पढ़ोगे, कई बार आएंगे। जैसे आपने किसी से, भाई व्यापार का 90% जो है वो उधार पे चलता है ना, तो इसलिए लेनदारी देनदारी अच्छी खासी होगी, आपको ध्यान रखना होगा। परचेज और सेल मतलब क्या होता है? पीछे से आंसर नहीं आ रहा। परचेज मतलब और सेल मतलब, अमित जी, सेल मतलब बेचना, बिल्कुल सही शब्द है। बस एक चीज़ याद रखना, जब हम इसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो अब माल खरीद के लाए तो परचेज लिखेंगे, और माल बेच रहे हैं तो ये परचेज और सेल शब्द ये माल की खरीद के लिए इस्तेमाल होंगे, माल की खरीद के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं। जब आप दूसरी चीज़ें खरीद रहे हो तो अलग बात है, वो अलग चीज़ कैटेगरी में आ जाएंगी। जब सिर्फ माल खरीद रहे हो कि हम गुड्स खरीद के लाए, गुड्स बेच रहे हैं, तब ये परचेज सेल का इस्तेमाल होगा, बाकी चीज़ों पर नहीं। आप अपना पर्सनल कुछ खरीद रहे हो, वहाँ पर आप परचेज लिखे दे रहे हो, नहीं, ठीक है। हम लोग जो है इसको बिजनेस उसको देखेंगे, बिजनेसमैन के उसको देखेंगे, जी जी कस्टमर को नहीं देखेंगे जी। आप मैंने पहले दिन कल ही बताया था शायद कि एक दुकान खोल के बैठ जाओ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। हाँ, जो भी आप इसको कैटेगरी में डालना चाहो, दुकान खोल के बैठ जाओ, अपने आप थोड़ा थोड़ा तो समझ में आने लग जाएगा। बाकी तो हूँ मैं समझाने के लिए, क्या परेशान हूँ, ठीक। कोई भी एक दुकान, कारखाना, बिल्डिंग जो आपके मन में आ रहा है कि हम ये ओपन करना चाहते हैं और मेरे नीचे एक स्टाफ है जो काम कर रहा है, सिंपल। अच्छा, अब ये बताओ, सैलरी को दो कैटेगरी में डालना है, हम कंफ्यूज हैं कि किस में डालें, इनकम में या एक्सपेंस में, खर्चों में या इनकम में? खर्चों में। तो कह रही इनकम में। सैलरी इनकम में डालेंगे कि खर्चों में? तो बहुत सारा खर्चों में डालेंगे। कंफ्यूज प्रॉफिट होगा मैं वो तू कंफ्यूज कर दी, अच्छा खासा सब इनकम बोलने जा रहे थे। तो वहाँ पे खर्चा करेंगे ना जहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा हो, खर्चा तो हम वही करेंगे ना जहाँ से। सैलरी किस कैटेगरी में डालना है, इनकम में या एक्सपेंस में? सैलरी आएगी वो तो बड़ी सी बात है, खर्चा होएगी। एक्सपेंसेस को ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एक्सपेंसेस, एक तो मार्कर भी नहीं चल रहे, इंक डाल के दो भाई एक मार्कर हमको। एक्सपेंसेस, EXPENS, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्चे, ठीक है। जैसे आज बहुत खर्चा हो गया तो बहुत एक्सपेंस हो गया, ठीक है। और बहुत महंगा है तो इसी में IVE जोड़ दो, एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है ना, औकात के बाहर है, नहीं ले पाएंगे, दैट इज एक्सपेंसिव, ठीक। और एक्सपेंसेस खर्चे, तो सैलरी को हम इनकम में डालेंगे या एक्सपेंसेस में? वो लोग हाथ उठाए जो इनकम में डालना चाहते हैं, एक दो ही हाथ उठ रहे बस, और वो हाथ उठाए जो एक्सपेंसेस में डालना चाहते हैं। अबे तुम लोग दोनों में हाथ नहीं उठा लो, सैलरी नहीं चाहिए क्या?
अभी मैंने 2 लाइन बेइज्जती जी से नहीं हो गई है? सर हो गई। हैं? मैसेज आया, रिप्लाई करना है। नहीं मैसेज हाँ, इतना इम्पोर्टेंट क्या भाई? अरे तो ये अभी 2 चीज़ें पढ़ोगे तो मिक्स हो जाएगा भाई। बताओ बेइज्जती। हाँ, अभी मैंने 2 लाइन पहले बोला है कि आप एक व्यापारी के माइंड से सोचिए। आप एक बिजनेसमैन हैं, आपके नीचे स्टाफ काम कर रहा है। अब बताओ, तुम एक बिजनेस के मालिक हो, तुम्हें सैलरी कौन देगा? तो इनकम कैसे हुई सैलरी? स्टाफ रखा है, हम सैलरी देंगे, तो सैलरी मेरी जेब से जा रही है, खर्चा हुआ। मैं तो वो सैलरी की बात कर रही थी, जब कहीं हम वर्क करते हैं तो जो बेनिफिट जो मिलता है वो सैलरी है। सैलरी क्या है? इनकम या एक्सपेंस? मैं खर्चा कर ही नहीं रहा हूँ सैलरी को, मैंने जेब में रखी। इनकम या एक्सपेंस? मैं कह रहा हूँ सैलरी को एक्सपेंस नहीं करना है। सैलरी खुद किस कैटेगरी में लिखी जाएगी? एक्सपेंसेस में या इनकम में? वो आप एक्सपेक्ट करते वो डिपेंड करता है कि कैटेगरी क्या है। अगर आप एम्प्लॉय हो, अगर आप कर्मचारी हो, तो आपके लिए इनकम हो गई। लेकिन अगर आप व्यापार चला रहे हो तो वो तो एक्सपेंस हुआ ना। अब मैं स्टाफ रख के उसको सैलरी दूँ, मैं कहूँ इनकम हो गई, इनकम हो गई? सैलरी तो जेब से जा रही है, खर्चा हो रहा है। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें आगे चल के इसमें मिलेंगी, एक्सपेंसेस में और इनकम में। ठीक है, 2 कैटेगरी मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें डालना होगा कि इनकम में क्या डालें और एक्सपेंसेस में क्या डालें। फॉर एग्जाम्पल, व्यापार कर रहे हो, मान लो आपने एक शॉप खोली, तो कुछ ना कुछ खर्चे होंगे जो हर महीने होते होंगे। आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ एग्जाम्पल बताइए क्या खर्चे हो सकते हैं? क्या बोले? वही डोमेस्टिक एक्सपेंसेस की डिटेल बताओ, मतलब थोड़ा व्याख्या में बताएं। राशन पानी, लाइक घर थोड़ी, दुकान में क्या एक्सपेंसेस हो रहे हैं? देखो, घर के खर्चे हमारे बिजनेस में नहीं गिने जाते, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके ऑफिस में एक सोफ़ा रखा है और घर पे एक सोफ़ा रखा है, तो ऑफिस वाला सोफ़ा गिना जाएगा, घर वाला नहीं गिना जाएगा, वो इनकम टैक्स की कैटेगरी में आता है। व्यापार की अकाउंटिंग में घर वाली चीज़ें नहीं गिनी जाएंगी। ठीक है, हाँ बताइए पुष्पा। लाइट बिल बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और लेबर चार्ज, हाँ फैक्ट्री में लेबर चार्ज और नहीं, वो तो सामान हम खरीद रहे हैं मुनाफे के लिए, वो एक्सपेंस में नहीं हुआ। रेंट, अगर दुकान किराए पे है तो रेंट दे रहे हैं हर महीने। और ट्रांसपोर्ट का चार्ज, अगर माल को ट्रांसपोर्ट करना पड़ा तो ट्रांसपोर्ट चार्ज। और बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ रहे हो। भाई मैं देता हूँ हर महीने। वाटर बिल जी, आप कुछ कह, मशीन खराब वगैरह हो जाती है उनको बनवाना, रिपेयरिंग का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा और दुकान को क्लीन करवाने का खर्चा, दुकान को क्लीन, हाँ मेंटेनेंस या क्लीनिंग। और सोचो, दुकान में तुम दुकान ही नहीं खोल पाए अभी, बताओ कुछ उदाहरण। वो तो संपत्ति में आ जाएगा, वो संपत्ति में आ जाएगा। हाँ, आपने जो रिपेयर कराया वो मेंटेनेंस में आ गया, या आप रिपेयरिंग लिख लीजिए, वो भी चलेगा, सही है। और ज़्यादा बड़ी दुकान उसका टैक्स, तो वो रेंट पे तो होता नहीं है, खुद की दुकान पे होता है। हाँ, तो दुकान का टैक्स, ठीक है, दुकान का टैक्स दे रहे हैं, ज़मीन का हाउस टैक्स कह लो। हाँ, और इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बिल्कुल सही, खर्चा है, एक्सपेंस है, हर महीने का या हर साल हमको भरना पड़ता है। और बताओ इतने से खर्चे बस। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अबे छोटू रखा है, सैलरी नहीं देनी, अभी सैलरी बताइए, सैलरी खर्चा नहीं हुई। छोटू का लेबर तो उसमें नहीं आ जाएगा। चलो ये भी फ़र्क बता देता हूँ, अमन समझ जाएगा।
दो चीज़ें बता रहा हूँ। स्पेलिंग सही है सैलरी की? ठीक। हाँ भाई, ऊपर क्या लिखा है? वेजेस, है ना? वेजेस मत चला जाना जी। वेजेस क्या होता है? नो, एनीवन? वेजेस पहला वाला ऊपर वाला शब्द। अमन, वेजेस? यार तुम तो कॉमर्स वाले, तुमसे तो उम्मीद होनी चाहिए। सर जो मतलब वो जो भी हम लोग दुकान पे कर्मचारी रखे होते हैं उनको जो हम सैलरी देना होता है। तो नीचे वाला हम पूछ लेते, फिर ऊपर वाला पूछा है मैंने। दोनों ही एक प्रकार के वेतन हैं, दिए जाते हैं, लेकिन कैटेगरी अलग अलग। सैलरी कर्मचारी को, एम्प्लॉय को दी जाती है, हिंदी में वेतन कहा जाता है। वेजेस लेबर्स को दिया जाता है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं दिहाड़ी या मजदूरी। क्लियर? अब दिहाड़ी और सैलरी में अंतर है कि नहीं? या हम मैम को यहाँ सैलरी दें, क्या मैम लियो दिहाड़ी है? मजदूर मैम, आपकी मजदूरी जी। जो लेबर्स में दी जाती है, इनके दो मतलब है वेजेस के, क्लियर कर लो। मजदूरी या दिहाड़ी वेजेस हो गया। अब आप सोच रहे हो आप घर बनवाते हो तभी देते हो, ऐसा नहीं है। फैक्ट्री में हज़ारों वर्कर्स काम करते हैं एज अ लेबर, साइड जो डेली जाते हैं, डेली काम करते हैं यहाँ उन्नाव में, कानपुर में, तो उनको वेजेस पे रखा जाता है। डेली वेजेस पे, वीकली वेजेस पे। डेली वेजेस का मतलब दिहाड़ी, दिन डेली, और वीकली वेजेस जो हफ्ते हफ्ते में होती है या मजदूरी उनकी तय होती है, दैट इज़ वेजेस, वो वेजेस है। और सैलरी एम्प्लॉयज़ को मिलती है जो कुर्सी पे बैठ के टक 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 करते हैं, ठीक है, ब्लू कॉलर जॉब। वेजेस और सैलरी में अंतर आ गया। तो कुछ खर्चे जो आपने गिनाए बिल्कुल सही थे। पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, दुकान में इंटरनेट लगवाया, मान लो वाईफाई लगवाया, उसका बिल हो गया, उनका मेंटेनेंस, स्टाफ की सैलरी दे रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं हर महीने, 50 खर्चे आ सकते हैं। ये तो जो कुछ है। दुकान खोले हो या बिजनेस खोले हो तो व्यापार एडवर्टाइज नहीं कराओगे? एडवर्टाइज कराओगे कि खाली बस गल्ले पे बैठे रहोगे कस्टमर आएगा? ऐसे नहीं आता कस्टमर बाबू, एडवर्टाइज करना पड़ता है। सबके तरीके अलग होते हैं, कोई पर्चे बंटवाता है, कोई मिठाई बंटवाता है, कोई फ्री की मिठाई खिलाता है, वो भी तो एडवर्टाइज ही कर रहा है, भैया चखाओ। छोटे-छोटे शॉप है। तो जैसे कि छोटे-छोटे शॉप्स ये तो नहीं कर पाते। क्या? जैसे कि छोटा सा किराने का शॉप खोला हुआ है जी, तो वो तो ये सब नहीं करेगा ना। क्या ये सब में क्या? जैसे कि शॉपकीपर जॉब ही नहीं है तो वो एडवर्टाइज नहीं कर पाएगा। सर अगर मान लो एक मिनट, हाँ यहाँ साइड में गुमटियाँ लगी हैं, जी ये क्या एडवर्टाइजमेंट करें? मैम, ये अकाउंटिंग भी नहीं करेंगे। अकाउंटेंट की ज़रूरत उनको है जिनका बड़ा बिजनेस है। इनको अकाउंटिंग भी नहीं करनी है। ये तो सिंगल एंट्री सिस्टम है इनका, दिन भर में कितना लाए, कितना बेचा, जोड़ लिया, आ गया। इनको अकाउंटिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उनको टारगेट करना है जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत है, जिनके यहाँ अकाउंटिंग चल रही है। इनको कोई बिलिंग या जीएसटी नहीं भरना, ठीक है? नहीं तो इनका अलग तरीका है। ये एडवर्टाइज नहीं करेंगे तो क्या गाएंगे नहीं चार जगह की मेरी दुकान है? ये भी तो वर्ड ऑफ माउथ भी तो होता है। एडवर्टाइज वर्ड ऑफ माउथ होता है, ऊपर दुकान में बैनर लगाते हैं, किराना स्टोर। वो अपनी अपनी ट्रिक है, वो अपनी अपनी ट्रिक है, ठीक है? तो कुल मिला के जो भी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, देखो कुछ भी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएगा, चार्जेस, अलग अलग चार्जेस होते हैं, ये सब एक्सपेंसेस में आते हैं, ठीक है? और इनकम में क्या चीज़ें आती हैं? जो मुनाफे के अलावा, प्रॉफिट के अलावा इनकम हो जाए, दैट इज़ इनकम। यहाँ पर इनकम वो नहीं है कि हमको सैलरी मिल रही है। जब आप माल बेचोगे तो प्रॉफिट तो होगा ही आपको, वो अलग चीज़ है और इनकम अलग चीज़ है। मान लो कि मेरे पास ही बिजनेस में कोई चीज़, जगह खाली पड़ी थी, मैंने किराए पे दे दी, एक साइड इनकम हो गई वो, दैट इज़ इनकम। एक रेंट आ रहा है, या किसी का हमने काम करा दिया, कमीशन मिल गया। आप मार्केट में ऐसा होता है, आप लोग अभी मार्केट में नहीं घुसे हो, बिजनेस मार्केट में एक दूसरे की हेल्प चलती है, एक दूसरे का काम करा दिया, भाई उनका बिक रहा, जाओ चले जाओ, कमीशन ले लिया, बहुत चलता है। तो यस सर, कमीशन लेवल पे तो बहुत, यस सर। कोचिंग्स बच्चों को कमीशन दे रही हैं, एडमिशन कराओ कमीशन लो। में भी होता है। अच्छा। टीचर्स के डिफरेंट, जैसे कि एक टीचर है वो कितने एडमिशन करवा रहे
इसीलिए अक्सर जब बच्चा कोई दोस्त को लेके आता है तो मैं पहले बोलता हूँ कितना कमीशन चाहिए। ऐसा होता है स्कूल्स में ये अपनी अपनी ट्रिक है कि बच्चा लाने का तरीका है, बच्चा हर जगह चलता है। और टीचर्स वहाँ बहुत हाई लेवल क्योंकि पे वगैरह मतलब टीचर्स घर पर आते हैं बहुत बहुत हाई लेवल पे सकता है। तो हाई लेवल कुछ स्कूलों में तो टीचरों को ही भेज दिया जाता है, जाओ घर घर घूम के आओ। यही किया था। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? 250 बच्चे एक क्लास में तब बहुत है। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट के 50 तरीके होते हैं एक, ठीक है। इनकम के लिए मैंने कुछ बता दिए, कमीशन वगैरह मिल गया कहीं से ब्रोकरेज मिल गई। ब्रोकरेज क्या होता है? अमन, तुमसे उम्मीद है, ब्रोकरेज की स्पेलिंग क्या होगी? ब्रोकरेज हमको स्टॉक एस नहीं है इसमें, एस नहीं है बाकी। हाँ, कहाँ पर? ये चलो ठीक है, ऐसे मान लो ब्रोकरेज, ठीक है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो ध्यान रखना ये चीज़, इसलिए मैं पूछता हूँ। ब्रोकरेज, ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकरेज दलाली, दलाली कमीशन और दलाल में अंतर होता है। अच्छा, हम लोग पैसे बढ़ा के अपना पैसे कमीशन बता के लिया जाता है कि हम आपकी चीज़ बिकवा रहे हैं, 1% आपसे लेंगे, 1% सामने वाली पार्टी से लेंगे। अब 1% यानी जितने में आप दोनों डील करते हो उसका 1% मेरा कमीशन होगा, दैट इज़ कमीशन। ब्रोकरेज में बताया नहीं जाता। तुमको बताया तुमको कितने का बेचना है, 10 का, सामने वाले से बोला भाई 15 का बिक रहा है ले लो, बीच का 5 हमने मार दिया, दैट इज़ दलाली, ब्रोकरेज। उसकी भी तो जिम्मेदारी होती है कौन वर्कर कैसे काम कर रहा है। बिल्कुल उदाहरण अच्छा दिया आपने जिम्मेदारी का, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, मैं जितने यहाँ टर्म्स लिख रहा हूँ, जितनी चीज़ें लिख रहा हूँ, उनका आचरणों से कोई लेना देना नहीं। अकाउंटिंग इज़ नॉट अबाउट आचरण। हाँ, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके आचरण अच्छा होना चाहिए, व्यापार चलेगा, लेकिन आचरण से प्रॉफिट नहीं होगा। जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी जाएंगी उनका पैसे में वैल्यू होनी चाहिए, वरना इसमें किसी काम की नहीं। तो जिम्मेदारी तो अब कौन सी जिम्मेदारी है जो पैसे वाली होती है बताओ? गुड्स टाइम पे लाना, फिर परचेज करना टाइम। वो तो सामान ला ही रहे हैं। पैसे वाली जिम्मेदारी हुई लोन, लिया है, चुकाना है। उधारियाँ जो आपकी पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो जिम्मेदारियों की कैटेगरी में आती हैं। जिम्मेदारियाँ एसेट के मुकाबले कम होती हैं, लेकिन इनका मतलब लाइबिलिटीज़, आपने लोन ले रखा है, आपको लोन चुकाना है, जिम्मेदारी है। बिल्स पेबल हैं, बीपी, बिल्स पेबल जो उधार पेंडिंग बिल पड़े हुए हैं पुराने, आपको पे करने हैं, बिल्स पेबल, वो सब ऐसे लाइबिलिटीज़ की कैटेगरी में आती, ठीक है जी। लोन जिसको आप EMI कह रहे हैं वो लोन ही तो है, लोन ही तो चुका रहे हो चाचा, जो हर महीने EMI कटवा रहे हो लोन ही तो है। हाँ जी, बिल्स पेबल। अच्छा, ग्रामर तो थोड़ा थोड़ा समझते हो, जैसे इसका मतलब और इसका मतलब क्या हुआ? पेड, पेबल। पे मतलब करना है ना, बात हो रही है कि होना है ना। पे मतलब हो, पेड हो गया, और पेबल देने योग्य, अभी दिया नहीं है, देने योग्य मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है, दोगे, यू आर द पेबल, ठीक है। ई के लिए आ जाए तो मतलब जिम्मेदारी है, समझ जाओ। आप लाइबल हैं इस चीज़ के, मतलब आप इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, ये लाइबल यहाँ था जी। अब एसेट में आ जाओ, एसेट समझने के लिए मैंने कुछ बताई थी। फर्नीचर जो आप बिजनेस में लगाते हो दैट इज़ एसेट्स, और मशीनरी जो आप बिजनेस में लगाते हो, और क्या उदाहरण बताओ? लैंड अगर खुद की है तो, और बिल्डिंग हो जाएगी खुद की। और बताओ, एनिमल अगर कोई बिजनेस में यूज़ हो रहा है, एनिमल अगर कोई बिजनेस में यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल सरिया वाले घोड़ा खरीद लेते हैं घोड़ा गाड़ी के लिए, है ना। सीमेंट मोरंग वाले घोड़ा गाड़ी खरीद लेते हैं ताकि जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती घोड़ा गाड़ी चली जाए, तो घोड़ा उनकी संपत्ति हुआ,
ठीक है, या गाय भैंस आपके बिजनेस में कोई काम दे रही हैं, हाँ, या टांगा चल रहा है, तो ये सब आपकी एसेट्स में बिजनेस में आएंगे, ठीक है जी। और क्या होता है? स्टेशनरी, छोटी चीज़ है लेकिन गिनी जाती है। ट्रांसपोर्ट बेटा खर्चों में चला जाएगा। नहीं मतलब जैसे अपना कुछ कर लिया हो, ट्रांसपोर्ट सरिया वाले कभी ले लेते हैं ना ट्रक मोरंग के लिए, मोरंग आने जाने के लिए, तो वो तो खर्चा हुआ ना, रेंट पे लिया हमने, पैसा देना है उसका। ऐसे तो है ना, नहीं, एसेट तो जब मेरा खुद का हो। वही बोले तो खुद को कुत्ता भी खरीद, अच्छा, हाँ, तो वो तो फिर आ जाएगा। व्हीकल, तो आप ज़्यादा जैसे अब तुमने मीटिंग व्हीकल जो बिजनेस में यूज हो रहा हो, फॉर एग्जांपल बाइक खरीदी डिलीवरी के लिए, को दुकान है ऑलरेडी चल रही है, बाइक खरीद ली ताकि डिलीवरी करवाएं, एक फीचर, ठीक है। या सरिया की शॉप है, वो कार्ट खरीद ली जिसमें पीछे रखते हैं, या मोरंग सीमेंट के लिए एक ट्रॉली खरीद ली। कैश भी तो एसेट होता है, कैश। हाँ, कैश भी एक तरह का एसेट होता है भाई, जो पैसा आपके पास है वो भी तो आपकी ही संपत्ति है, कैश भी एक एसेट